हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है हमारा 28 दिसंबर 2025। आज का देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या-क्या आया हुआ है। तो स्वागत है हमारा चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी एकेडमी पे और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो आगे बढ़ते हैं, आज का मुद्दा देखते हैं कि पहला मुद्दा क्या है। तो हमारा पहला मुद्दा बोल रहा है हमारा कि इंडियन मिशन इन टोरंटो सेट्स अप हेल्प सेंटर फॉर वुमेन। क्या किया गया है कि जो कनाडा, ये देखिए टोरंटो जो है कनाडा का शहर है, तो वहाँ क्या किया गया है क्या मतलब महिलाओं के लिए केंद्र सहायता केंद्र खोला गया है। किस लिए? तो ये चर्चा क्यों है, न्यूज़ में है, क्यों? तो हाल ही में क्या हुआ है कि टोरंटो में 31 वर्षीय भारतीय महिला की हत्या की घटना ने भारतीय समुदाय में सुरक्षा और सहायता की आवश्यकता पर सवाल उठाया है। तो इस प्रकार के सहायता केंद्र की स्थापना से संकटग्रस्त जो भी महिलाएं होंगे उनको समयबद्ध और समन्वित समर्थन मिल सकेगा। इसलिए क्या खोला गया है, हेल्प सेंटर खोला गया है। किसके लिए? तो महिलाओं के लिए। कहाँ? तो टोरंटो में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है ये? तो ये है आपका, इसका नाम क्या है, वन स्टॉप हेल्प सेंटर। ओके, OSCW। क्या है, भारत के टोरंटो में स्थित एक स्थित महावाणिज्य दूतावास में क्या हुआ है, वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन का नामक सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। ये क्या करेगा ना, जब भी कोई महिलाएं जब डेंजर में रहेंगे तो या संकटग्रस्त में रहेंगे तो क्या होगा कि ये सहायता प्रदान करेगा। ये है आपका 24/7 ये आपका अवेलेबल रहेगा। यह केंद्र जो होगा कनाडा के टोरंटो में भारतीय कॉन्सुलेट के परिसर में संचालित होगा। वहाँ का जो मतलब वाणिज्य दूतावास है ना भारतीय, तो वहाँ क्या होगा कि ये वहीं इसका केंद्र का मतलब उसी से संचालित होगा। यह घोषणा कब किया गया? 27 दिसंबर 2025 को। आगे बढ़ते हैं कि क्या मुद्दा हुआ, तो इसका हम लोग जानेंगे कि उद्देश्य क्या है। ठीक है, आप अगर कोई सेंटर खोले हैं तो उसका उद्देश्य होना चाहिए ना, वन स्टॉप सॉल्यूशन का। तो इसका उद्देश्य है कि यह केंद्रीय भारतीय जो भी हैं, मतलब जो केंद्रीय भारतीय पासपोर्ट वाले हैं, उनको क्या करेगा ये, उनको ये क्या करेगा, आपको हेल्प पहुँचाएगा। कैसे? तो ये हम लोग देखते हैं, हेल्प कैसे पहुँचाएगा? 1 मिनट। हाँ, हेलो। अ, हो गया? कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी। तो बढ़ते हैं, क्या है कि इसमें ये हेल्प कैसे करेगा? तो ये क्या करेगा, केंद्रीय भारतीय पासपोर्ट धारक महिला जो भी रहेंगे, उनको सहायता देगा। कैसे? इसका फर्स्ट जो तरीका रहेगा, इमीडिएट काउंसलिंग करेगा, मतलब तत्काल परामर्श लेगा, मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी देगा। ओके, और साइको सोशल सपोर्ट भी देगा, जैसे मनोसामाजिक सहायता भी प्रदान करेगा, कानूनी सहायता का समन्वय भी करेगा, कोऑर्डिनेशन ऑफ लीगल एड भी देगा। आपको ये देखिए मैं पीछे बोला आपको 24/7 हेल्पलाइन्स हर समय ये सहायता उपलब्ध रहेगी। किनके लिए? ये महिलाओं के लिए है। क्या करेगा कि समुदाय और सामाजिक जो संसाधनों से संपर्क करेगा और कनाडा में उपलब्ध सेवाओं तक पहुँच मतलब स्थापित करवाएगा। आर्थिक सहायता भी देगा। आवश्यकता अनुसार आर्थिक मदद के भी नियम हैं, और ये जो जो जितने भी ये जो सहायता किया जाएगा ना, ये कनाडा का जो स्थानीय कानून है, उसी के अनुसार दिया जाएगा। तो ये आप नोट कीजिएगा, इस यहाँ पे स्टार मार्किंग लगाइएगा। ऐसा नहीं कि भारत के कानून के द्वारा होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ के कनाडियन जो लोकल लॉ है ना, उसी के अनुसार दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में क्या है हमारा नेक्स्ट मुद्दा? तो नेक्स्ट मुद्दा जो है, जो हमारा कि सेंटर्स ग्रीन पैनल गिव्स इट्स नॉड टू स्टेज 2 दुल्हस्ती हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर। ओके, JNK। तो यहाँ के न्यूज में क्यों आया है कि केंद्र सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, उसके तहत क्या किया गया, सक्रिय जो एक्सपर्ट अप्रेजल जो कमेटी होता है ना, उन्होंने क्या किया है, दुल्हस्ती जो स्टेज 2 है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को, जो 260 मेगावाट का, उसको क्या किया है, पर्यावरणीय मंजूरी दिया है। ये पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए ये कमेटी गठन होता है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। ओके, तो ये क्या करता है, ये कहाँ परियोजना है आपका, यह परियोजना जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिला में है।
जो चेनाब नदी पर स्थित है। आगे क्या होगा? ये दुलहस्ती प्रोजेक्ट आखिर है क्या? ये समझते हैं। दुलहस्ती हाइडल पावर प्रोजेक्ट क्या है? तो ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित एक जल विद्युत हाइड्रो पावर परियोजना है, जो क्या है चेनाब नदी पर बनाया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? पानी की शक्ति से बिजली पैदा करना है। क्या? पानी की शक्ति से बिजली पैदा करना है। स्थान कहाँ हो गया हमारा ये? तो ये देख लीजिए, याद रखने वाला है कि किश्तवाड़ जिला में है, जम्मू कश्मीर में। ये कौन सा नदी पे बना है? चेनाब नदी पे। और ये चेनाब नदी जो है किस नदी तंत्र का है? तो सिंधु नदी प्रणाली का है। परियोजना का प्रकार कैसा है? तो ये रन ऑफ द रिवर हाइडल प्रोजेक्ट है। इसके बारे में भी मैं आपको अभी तुरंत बता रहा हूँ। उद्देश्य क्या है? तो बिजली उत्पादन प्लस क्षेत्रीय विकास। क्या होता है ना रन ऑफ द रिवर में, कि इसमें पानी को रोका नहीं जाता है। ऐसा नहीं हो कि मतलब जैसे पानी आ रहा है ये, तो यहाँ पे हम मतलब बिना कोई बांध बनाए हुए इससे उपयोग में लाएँगे। तो इसी को बोला जाता है रन ऑफ द रिवर बोला जाता है। इसका जो क्षमता और चरण क्या है? तो स्टेज 1 में जो पहले से चालू है, उसका 390 मेगावाट है, ओके? और ये स्टेज 2 का जो अभी जो विस्तार करेगा, ये स्टेज 1 का ही एक्सटेंशन है, मतलब विस्तार करा एक्सपांड कराया जा रहा है। इसमें 2260 मेगावाट का है। ओके, और इसको अभी पर्यावरणीय मंजूरी दिया जा चुका है। ये देखिए, मैं आपको बता रहा था, इसमें क्या होता है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में, कि इसमें बड़ा जलाशय नहीं बनाया जाता है, जो मैं आपको बांध के बारे में बताया। नदी के प्राकृतिक बहाव का ही उपयोग किया जाता है। पर्यावरण पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ेगा। इसी इससे भी आता है ना आपका भूकंप जब आता है ना, आपको मैं आपका एनसीईआरटी का जो बैच मैं ले रहा हूँ, उसमें भूकंप का जो चैप्टर अभी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उसमें आपको बताया गया था कि बांध जनित भी एक भूकंप होता है। ओके, बांध जब बनाया जाता है तो उससे भी भूकंप आता है। तो इससे क्या होगा कि पर्यावरण पर अपेक्षित कम प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, इसका महत्व क्या रहेगा? तो इसका महत्व जो रहेगा कि नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर की जो ऊर्जा में आत्मनिर्भरता ये बनाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास होगा और राष्ट्रीय ग्रिड को स्वच्छ बिजली की आपूर्ति भी होगा। आगे बढ़ते हैं हम। और अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं चेनाब नदी के बारे में, थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो चेनाब नदी कहाँ है? तो भारत पाकिस्तान क्षेत्र की एक प्रमुख हिमालय नदी है ये। यह सिंधु जो नदी प्रणाली है ना, उसी का सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मतलब सिंधु जो है सिंधु जिसको बोला जाता है, 7 नदियों का एक नदी तंत्र होता है, उसी को सिंधु नदी तंत्र बोला गया है, जिसकी सहायक नदी हैं जैसे झेलम हो गया, चेनाब हो गया, आपका सतलज हो गया, ये सब जो नदी है, रावी है, ये इसका सहायक नदी में आता है। किसका? सिंधु नदी का। सिंधु जल संधि 1960 के तहत पश्चिमी नदियों में शामिल है। ये जो है ना मेनली रूप से पाकिस्तान की तरफ जब ट्रीटी एक हुआ था आपका 1960 में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि, उसी के तहत ये चेनाब को दिया गया था। लेकिन अभी जो 23 अप्रैल जो मुद्दा आया था ना 2025 में, कुछ विवादों के तहत ये अभी मतलब जो जल संधि है उसको अभी रोक दिया गया है, मान्य नहीं हो रहा है अभी। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है चिनाब नदी का? तो चंद्रा नदी और भागा नदी के संगम स्थान से। स्थान कहाँ? तांडी में। और ये क्या कहाँ पड़ता है? लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसका क्या है प्रारंभिक नाम जो है, जो शुरुआती में नाम इसको चंद्रभागा नदी कहा जाता है। और ये क्या होता है, देखिए हिमाचल से ये लाहौल स्पीति में उद्गम हुआ चंद्रभागा नदी के नाम से। फिर क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में गया, हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर आया, और जम्मू कश्मीर से आपका पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाता है। और चेनाब की नदी की प्रमुख सहायक नदी भी जाने जाते हैं। तो चंद्रा नदी हो गया, भागा नदी हो गया, मरसुदार नदी हो गया, ये सब कहाँ है? भारत में है। और याद रखिएगा कि सहायक नदी में कौन सा भारत में भी है, इस तरीका का भी क्वेश्चन बना लेता है। पाक में कौन सा है? तो पाकिस्तान में झेलम नदी है और रावी नदी है। ओके, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। अब नेक्स्ट मुद्दा आज का पढ़ते हैं। राजस्थान एक्सपेक्टेड जो इंस्टॉलेशन है ऑफ रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स, ये क्या कर रहा है कि राजस्थान सरकार ने क्या है न्यूज में क्या है कि
क्या किया गया है कि राजस्थान सरकार ने रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नीतिगत एवं प्रशासनिक कदम उठाया है। इसीलिए ये न्यूज़ में आया है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाना और बिजली लागत को कम करना और डिस्कॉम पर जो है दबाव को घटाना है। हमें ये राजस्थान के बारे में ये नहीं पढ़ना है, यहाँ से मुद्दा हमको लोग को क्या उठाना है, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स क्या होता है, ये हम लोग को जानना है। ठीक है? ऐसे ही न्यूज़ में पढ़ा जाता है कि हम लोग के जो हमारे जो एग्ज़ाम में आने वाला है, उसी को हम पढ़ेंगे ना। ये राजस्थान में क्या चल रहा है, उससे हमें कोई भी ये इसका कार्य नहीं होता है। क्या स्कीम है, वो आता है, उसको हम जानते हैं। क्या चर्चा में है, उसको जानते हैं। तो वो एक ज़रिया हुआ कि हमें पढ़ने के लिए क्या निकालना है उसमें, तो ये हमारे लिए है क्या, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट है। ये एक स्कीम आया है जो मतलब पीएम आपका सूर्या हर घर सॉरी घर बिजली मुफ्त बिजली जो स्कीम है, उसी के तहत ये रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का मुद्दा आया था। तो उसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये जान जाते हैं कि रूफटॉप रूफटॉप जो सोलर पावर प्लांट है, क्या होता है? तो ये क्या होता है ना, वैसा सौर ऊर्जा प्रणाली है जो घरों के ऊपर, इमारतों के ऊपर, स्कूल के ऊपर लगा रहता है। ठीक है? छत पर लगाई जाती है और ये क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश से बिजली उत्पन्न करेगा। जैसे सोलर प्लेट लगा दिया गया, तो यहाँ पे आपको मान लिया सोलर प्लेट लगा दिया गया छत पे, तो यहाँ से सूर्य से रोशनी आएगा और इसी से क्या करता है, ये बिजली उत्पन्न करता है। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें उपभोक्ता खुद बिजली पैदा करेगा, जैसे अपने छत पे लगा के, और क्या है, आवश्यकता से अगर अधिक होगा बिजली तो ग्रिड को भी भेज सकता है। इसमें ये सिस्टम है रूफटॉप सोलर पावर प्लांट में। क्या है कि मान लिया जाए कि देखिए क्या है कि आप, ये सन हो गया, सन से आप अपने घर पे बिजली प्राप्त किए और बिजली जो घर पे है ये आपको पावर ग्रिड में भी आप भेज सकते हैं। तो सिस्टम ऐसा होगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है कि वर्किंग कैसे करेगा, देखिए आपको बता रहे हैं कार्य कैसे करेगा। तो सोलर पैनल सूर्य की रोशनी को ग्रहण करेगा और ये क्या करेगा, इन्वर्टर डीसी बिजली को एसी में बदलेगा और बिजली घर इमारतों में उपयोग होती है। अतिरिक्त बिजली जो रहेगा ग्रिड में जाएगी, जो नेट मीटरिंग के द्वारा जाएगी। अब ये नेट मीटरिंग का भी आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है। क्या है ये नेट मीटरिंग? आप इन्वायरमेंट में जब पढ़ोगे ना, इन्वायरमेंट का जो क्लास आएगा तो उसमें भी पढ़ोगे, तो ये नेट मीटरिंग आता ही आता है। तो क्यों नहीं अभी यहीं इसे समझ जाया जाए, ताकि एक जब आप पढ़ोगे तो उस समय आपको ओवरऑल कुछ ना कुछ तो जानकारी होगा नेट मीटरिंग का। ये मुद्दा आपका आपका क्वेश्चन में भी आ चुका है, एग्जाम के क्वेश्चन में। नेट मीटरिंग क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था होता है ना, जैसे उपभोक्ता अपना जो बिजली मतलब उपयोग कर लिया और बाकी जो बचा बचा हुआ को ग्रिड में भेजता है। और ये क्या करता है, इसमें एक मीटर लगा रहता है जो दोनों दिशाओं में बिजली को मापता है। जैसे एक तो आप कितना अपने घर में, ठीक है, अपने घर में यूज किए, ओके, और एक आप कितना ग्रिड में आप भेजे हैं, ये दोनों को मापता है। तो दोनों तरफ ये मीटर बीच में लगा रहता है, तो दोनों तरफ का मापता है कि कितना रीडिंग करता है। अंत में केवल जो नेट बिजली का बिल बनता है उसी को कहा जाता है, उसी का बिजली बिल आपको देना पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है नेट मीटरिंग, इसको बोला जाता है कि ये नेट बिजली का बिल बनता है, अंत में बनाता है। ओके, अब ये देखिए मैं आपको बता रहा था कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो एक योजना आया था आपका, ये कब आया था? शुरुआत इसका क्या, 13 फरवरी 2014 को, सॉरी 2024 को, सॉरी यहाँ 13 फरवरी 2024 को। और इसमें क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री सूर्य सूर्य जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। ये क्या है कि भारत सरकार की एक बड़ी सौर ऊर्जा पहल है, जिसका उद्देश्य क्या था? रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर घरों में मुफ्त या सस्ती बिजली उपलब्ध कराना था। ये योजना स्मार्ट, नवीकरणीय एवं पर्यावरण अनुकूलन ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया। इसमें क्या है कि इसका अनुमोदन मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितना इस पे बजट एलोकेट किया गया है, एलोकेट मतलब कितना दिया गया है, तो 75,000 करोड़ आपको इसमें दिया गया है। और ये जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा ये जारी किया जा रहा है और प्रशासनिक किया जा रहा है, इसका प्रबंधन हो रहा है। ओके, अब इसका योजना का लक्ष्य क्या है? योजना का लक्ष्य है जो आपका पीएम सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना का, कि 1 करोड़ घरों में सॉफ्ट सोलर सिस्टम लगाना होता है। हर घर को रूफटॉप सोलर पावर से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली
प्रति माह प्रदान करना है। इसमें क्या है, पारंपरिक बिजली पर निर्भरता को कम करेगा और भारत के लिए जो होता है रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को भी आगे बढ़ाएगा और नेट ज़ीरो बाई जो 2070 तक लक्ष्य हमारा है उसमें भी ये योगदान निभाएगा। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ा परियोजना को? तो हमारा क्या है कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। कंज्यूमर कितने थर्ड आता है, ये भी याद रखिएगा बिजली में। और बिजली की लागत बढ़ रही है और परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता भी कम करना है। रूफटॉप सोलर से घरों में स्वच्छ और भरोसेमंद और सस्ती बिजली भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब भारत के लिए 500 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 2030 तक लक्ष्य है और नेट जीरो तो हमारा 2070 तक है। तो ये इसमें भी एक महत्वपूर्ण कदम ये उठाएगा, निभाएगा वो। अब सेकंड मुद्दा हम लोग चलते हैं, क्या है कि न्यू सीपीआई सीरीज मोस्पी जो है, जो रिलीज आइटम वेट बिफोर इन्फ्लेशन डाटा, ये क्या कर रहा है डाटा। अब भारत की सांख्यिकी जो और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री है जो मोस्पी जो है ने घोषणा किया है कि वो नई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है ना उसकी श्रृंखला के लिए प्रत्येक वस्तु के सेवा वस्तु और सेवा का भार पहले सार्वजनिक करेगा और फिर खुदरा मुद्रास्फीति जारी करेगा। यह कदम मुद्रास्फीति पूर्वानुमान लगाने में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ाने के लिए ये ऐसा किया जा रहा है। ये तो हमारा न्यूज़ हो गया। अब न्यूज़ में जो है हमारा चर्चा ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो इसको पढ़ते हैं, क्या होता है ये? तो ये एक प्रकार का सूचकांक होता है जो क्या कहता है, जो कंज्यूमर द्वारा जो भी हम लोग खरीद रहे हैं, वस्तु जैसे खरीद रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, तो वो सेवा जो है उसकी जो कीमत जो हम देते हैं ना उसको उसमें ये क्या परिवर्तन आ रहा है। जैसे आज बिस्किट का दाम अगर ₹10 है तो कल ₹11 हो गया, या ट्रेन का टिकट का जैसे अभी बढ़ा है 0.2 पैसा पर किलोमीटर एसी कोच का, ये सब जो है ये इसमें क्या कीमतों में औसत परिवर्तन को ये माप करता है। क्या परिवर्तन आया है? यही भारत में खुदरा मुद्रास्फीति का आधारित माप है। ठीक है? रिटेल इन्फ्लेशन का आधिकारिक माप क्या है आपका? ये है सीपीआई। जारी कौन करता है? तो सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय जो एमओएसपी है, वो जारी करता है। इसका बेस ईयर क्या है? ये कौन सा एक आधार वर्ष लेता है, ठीक है? आधार वर्ष एक लेता है तो ये 2012 को आधार वर्ष बनाकर ये जारी करता है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का? तो ये उपयोग होता है मुद्रास्फीति, अभी जो आपका इन्फ्लेशन मापने में, आपका आरबीआई की मौद्रिक नीति जब बनाते हैं, जैसे टारगेटिंग है हमारा कि 4% से कम नहीं और 6 मतलब प्लस माइनस 2% जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4% से नीचे नहीं जा सकता आपका और ना आपका 6% से आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ये मतलब यही है इसका। और वेतन जैसे डीए संशोधन करना रहता है तब उसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपका गवर्नमेंट पॉलिसी जब उसका असेसमेंट किया जाता है, आपका आकलन किया जाता है तो उसमें भी इसको उपयोग किया जाता है। सीपीआई उपभोक्ता खर्च के आधार पर वस्तु और सेवा को वजन देता है। मतलब इसमें क्या है ना सीपीआई में एक आप हो मतलब आप डब्ल्यूपीआई पढ़िएगा, होल जो प्रोडक्शन आपका जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं, होल प्राइस इंडेक्स जब पढ़िएगा तो उसमें सिर्फ क्या होता है ना, सिर्फ वस्तुओं का करता है, वो सेवा को नहीं करता है। तो इसमें क्या याद रखना है वाली बात है, ये जो है आपका वस्तु एवं सेवा दोनों को ये वजन देता है मतलब। अब इसमें थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि प्रमुख समूह इसमें क्या-क्या है? जो वज़न देता है उसमें कौन-कौन है खाद्य पदार्थ? तो खाद्य एवं पदार्थ में सबसे अधिक वज़न किस पे आता है? तो आवास पे आता है, हाउसिंग पे आता है, फ्यूल पे आता है एवं प्रकाश पे आता है, कपड़े एवं जूते पे आता है, स्वास्थ्य पे आता है, शिक्षा पे आता है, परिवहन पे एवं संचार में आता है। वज़न जितना अधिक रहेगा सीपीआई पर प्रभाव उतना ज़्यादा पड़ता है। ओके, अब सीपीआई का प्रकार देखते हैं। देखिए आज आप लोग को सीपीआई के ओवरऑल जानकारी आपको इससे मिल रही होगी और पूरी और भी मिलेगी, आगे आप पढ़िए। सीपीआई का प्रकार होता है, एक सीपीआई कंबाइंड होता है, रूरल रूरल और जो अर्बन होता है एक साथ में आता है, जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल इसी को किया जाता है उपयोग। और सीपीआई रूरल अलग हो गया, सीपीआई अर्बन अलग हो निकालता है और सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर का भी एक निकालता है। तो ये भी आया है क्वेश्चन में, ये भी ऐसे भी एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हमारा आया है उसमें भी आपको पूछा गया है। तो ये आप याद रखिए कि अब इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए भी सीपीआई ये जारी करता है, तो ये
मोस्पी द्वारा जारी होता है। अब क्या है कि नई सीपीआई सीरीज क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे पुराना तो पुराना में चल रहा था कि क्यों ज़रूरत पड़ी? तो क्या हुआ, आधार वर्ष अपडेट करना है। पुरानी सीपीआई जो आज से दो मतलब लगभग 13-14 साल होने वाला है, उसका आधार वर्ष आधारित था। नई सीरीज में 2024 को आधार वर्ष माना है। तो ये आपका मिल गया कि नया जो आधार बेस ईयर जो कितना रहेगा आपका, अब 2024 रहेगा। ये याद रखिएगा, 2024 हो गया। आधार वर्ष बनाएँगे ताकि आधुनिक खर्च जो हो रहा है ना हमारा, आधुनिक खर्च और जो जीवन शैली जो अभी जैसे मॉडर्नाइज़ेशन हो गया है, अब कुछ ज़्यादा ही 2012 से बहुत कुछ बदल चुका है, तो म आधुनिक हम लोग बढ़ रहे हैं। तो उसका जो पैटर्न है, खर्च करने का पैटर्न और जीवन शैली को बेहतर तरीके से हम लोग को दर्शाना है, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है कि नया आपका आधार वर्ष माना जाएगा। इसलिए आधार वर्ष लाया जा रहा है। अब क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपको पारदर्शिता में पारदर्शिता को भी बढ़ाना है और ट्रांसपेरेंसी जो होता है, उसको बढ़ाना है। कैसे? मोस्टली जो है वस्तु भार पहले जारी करेगा। पहले ये क्या करेगा, माने वस्तु का भार कितना वेट पड़ रहा है, ताकि विश्लेषक क्या करेंगे, अर्थशास्त्री, नीति निर्माता मुद्रास्फीति का अनुमान आजमा सकेंगे कि कितना है। इससे क्या होगा कि डेटा के पिछले जो निर्धारण का खुलासा होगा, जिससे पारदर्शिता आएगा और सीपीआई के घटकों को समझने में मदद मिलेगी। और इससे क्या होगा, डेटा सोर्स में भी सुधार आएगा। ऑनलाइन खरीद, ई कॉमर्स डेटा जैसे स्रोत को सीपीआई में शामिल करने का भी योजना बनाया जा रहा है, जिसके सटीक कीमत डेटा भी लिए जाएंगे। ओके, तो ये जरूरत क्यों पड़ा, ये हम लोग जान गए। अब क्या होगा कि प्रक्रिया में जो बदलाव क्या होगा, तो पुराना प्रक्रिया में क्या था, देखिए पूरा ओवरऑल हम लोग जान रहे हैं। सीपीआई डेटा पहले जारी करता था। अभी आधार वर्ष 2012 था पहला में, और सीमित डेटा स्रोत था। अब नई प्रक्रिया में क्या होगा, पहले वस्तु का भार ही जारी करेगा, फिर उसके बाद मुद्रास्फीति का डेटा जारी करेगा। ये पहले क्या करता है, अभी तक जो हो रहा है कि सिर्फ डाटा, जैसे अभी डाटा जो रिलीज किया ना, अ, अब क्या होगा, पहले ये वेटेज देगा कि हाँ कितना किसका वेटेज है वस्तु का, उसके बाद ये डाटा निकालेगा। आधार वर्ष इसका 2024 रहेगा, जो मॉडर्न आधारित रहेगा। अब ई कॉमर्स, ऑनलाइन डेटा समेत नए डेटा को भी शामिल किया जाएगा। अब क्या है हमारे पास, आज का एक क्वेश्चन मैंने लगाया है आपके लिए कि निम्नलिखित में से सीपीआई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आप लोग बताइएगा, अभी जस्ट पढ़े हैं। तो सीपीआई केवल वस्तुओं की कीमतों को मापता है, तो ऐसा नहीं है। सीपीआई थोक स्तरों की कीमतों पर आधारित है, ऐसा नहीं है। सीपीआई उपभोक्ता स्तर पर वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों को शामिल करता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सीपीआई को डीपी आईआईटी जारी नहीं करता है, इसको एमओएसपी जारी करता है। और सीपीआई केवल वस्तुओं को कीमतों को नहीं नापता है, यहाँ पे सेवाओं को नापता है। और थोक को नहीं नापता है, थोक को तो डब्ल्यूपीआई नापता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स नापता है। ओके, इसको मापन करता है। अब क्या है यहाँ पे आपके लिए, जो देखिए यहाँ पे हम लोग आंसर सी हो जाएगा। सीपीआई में वस्तुओं सेवा दोनों शामिल होते हैं और इसे एमएसपी जारी करा जाता है। अब एक और आपके लिए आज मेंस का भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ। तो क्या है, भारत में मुद्रास्फीति मापन में सीपीआई की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और नई सीपीआई श्रृंखला में प्रस्तावित सुधारों के महत्व की भी चर्चा कीजिए। तो आप जरूर लिखिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल वेब्स एकेडमी 24 पे। ओके, तो और आपको कैसा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं, आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, और आपकी क्या मांग है वो भी आपको बताया जाएगा। और आज ऐसा है कि एईडीओ का, जो बिहार एईडीओ का एग्जाम के लिए मैं एक मैराथन करंट का, जो आपका करंट अफेयर का मैं क्लास ला रहा हूँ। ओके, और आपका एमसीक्यू जैसा आपका चल ही रहा है, 5 से 6 बजे के बीच में आपको शाम में मिलता है, और रात में आपका एनसीईआरटी बैच चल रहा है, जो आपको 9 बजे तक आपको क्लास मिल जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।